हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि BRF की MCQ टाइप क्वेश्चंस को। इसी सब्जेक्ट को बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी 5th सीरीज़ है जिसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैंने 4 सीरीज़ कंप्लीट कर दी हैं। वो 4 सीरीज़ जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और मेरी चैनल पर अपलोड भी कर दी है। तो आप जो भी इसे स्टडी करना चाहते हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर जाकर इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और आप स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड इन द सीरीज 5th ऑफ अवर BRF यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। So, let's start with next question. An agreement with a person of unsound mind is absolutely void, voidable, valid, none of these. अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट कैसा होता है? वो एब्सोल्युटली वॉइड होता है क्योंकि पर्सन शुड बी इन अ साउंड माइंड स्टेट। ये हमारी एक कंडीशन है हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कॉन्विक्ट when undergoing imprisonment is capable of entering into a contract, not capable of entering into a contract, depends the nature of case, none of these. अब जो एक कॉन्विक्ट है वो अंडरगो हो चुका है इम्प्रिजनमेंट के लिए, वो कैपेबल नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, persons of sound mind, persons of unsound mind, none of these. अब इनमें से वो कौन सा पर्सन है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स द इम्प्रॉपर यूज ऑफ एनी पावर possessed ओवर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्शन, थ्रेट, नन ऑफ दीज। अब इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें इम्प्रॉपर यूज़ किया गया होता है अपनी पावर का, जो कि माइंड जो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का उसके ऊपर पजेस करने के लिए? तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएर्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन 15, 13, 12, 16। कोएर्शन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 15 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टी? फ्रॉड, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, रिप्रेजेंटेशन। अब इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कि किसी भी पार्टी की कंसेंट के लिए अफेक्ट नहीं करता है? तो वो है रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When the consent of a party is obtained through fraud, the contract is voidable. कि फ्रॉड के थ्रू ली गई जो कंसेंट होती है उस कंसेंट से लिया गया बना हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। नेक्स्ट, undue influence involve use of physical pressure, use of position to obtain unfair advantage, threat, all of these. अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमारे पास जो पोजीशन होती है, हमारे पास जो अथॉरिटी होती है, उसका मिसयूज करना, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। सो यूज ऑफ पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इन पार्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, इलीगल, वैलिड, वॉइड। अगर कंसिडरेशन जो है यानी कि मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है लेकिन वो पार्टली अनलॉफुल है, तो हमारा एग्रीमेंट जो है वो क्या होगा? तो हमारा जो कंसिडरेशन है वो फुल्ली और पार्टली अगर अनलॉफुल है, इलीगल है, नॉट गुड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट विच प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस इज वैलिड। अब जो एग्रीमेंट है वो प्रिवेंट करता है पर्सन को कोई भी लॉफुल बिजनेस कैरी करने के लिए, तो वो एक वैलिड होता है। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन
इज अ वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, नन ऑफ दीज। अब वो एग्रीमेंट है जिसमें जो मीनिंग होता है वो सर्टेन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Dash dash is a promise to give money or money's worth upon the determination of an uncertain event is called as wagering। वेजरिंग में एक प्रॉमिस किया गया होता है जिसमें हम मनी या फिर मनी की वैल्यू जो होती है वो उसका डिटर्मिनेशन कर देते हैं किसी एक अनसर्टेन इवेंट को लेकर। मेरी पहली सीरीज़ में इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था जिसमें एक बेट लगी हुई थी दो पार्टीज़ में बारिश के लेकर। एक पार्टी कह रही थी कि अगर बारिश होगी तो मैं 5,000 रुपये दूंगा और दूसरी पार्टी कह रही थी कि अगर बारिश नहीं होगी तो मैं 5,000 रुपये दूंगा। यानी कि इवेंट जो है वो इवेंट अनसर्टेन है, बारिश होगी या नहीं यह पता नहीं है, और उस इवेंट के ऊपर अगर हम मनी या मनी का वेल्थ है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो होती है वेजरिंग प्रॉमिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is a requirement for misrepresentation to exist? The person making a misrepresentation should not believe it to be true. Misrepresentation should relate to a material fact. It must be made with an intention to deceive the other party. Any of these. अब इनमें से कौन सा मिसरिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है? तो वो होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए मटेरियल फैक्ट्स के, तो वो एक रिक्वायरमेंट है मिस रिप्रेजेंटेशन की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बाय द पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड, बिकम्स एनफोर्सेबल, बिकम्स वॉइड, नन। अब जो एक वैलिड परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का पार्टीज के थ्रू, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नन। तो वो होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में एग्जिस्ट होने वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड बेलमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर, बेलियर, बेलमेंटेंट, नन ऑफ दीज। तो बेलमेंट जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड बेलियर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the contract of bailment the person who deliver the goods is called bailor, bailee, surety, none of these। तो जो पर्सन है, जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट उसे कहा जाता है बेलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज इन्फर्ड फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज इट इज नोन एज एक्सप्रेस इंडिमनिटी, इम्प्लाइड इंडिमनिटी, रेगुलर इंडिमनिटी, नन। अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी की बात आती है तो जो रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो भी इम्प्लाइड इंडिमनिटी ही होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, DSC स्टैंड्स फॉर, DSC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? डेटा सर्विस केबल, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्ट सेल्स कोड, नन ऑफ दीज। तो DSC स्टैंड होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन, मस्ट बी इल्यूरियस, नन ऑफ दीज। तो इनमें से मस्ट बी इल्यूरियस इज द करेक्ट आंसर, वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इज गवर्न्ड बाय the Transfer of Property Act 1882, the Sale of Goods Act 1930, the Indian Contract Act 1872, all of the above। अब जो ट्रांसफ़र होते हैं एक्शनेबल क्लेम्स के वो गवर्न किए जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ स्टिपुलेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी अ कंडीशन, अ वारंटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ। अब जो स्टिपुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में सेल के रिलेटेड उस और रेफरेंस जो होता है वो गुड्स को
वो उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एक कंडीशन भी होती है और वो एक वारंटी भी होती है। सो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, फ्यूचर गुड्स मीन्स goods which are not yet in existence, unascertained goods, ascertained goods, specific goods। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो सेक्शन 2(6) है जिसमें फ्यूचर गुड्स के बारे में कहा गया है, तो वो फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? तो फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है गुड्स दोज विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द टर्म गुड्स इन द सेल ऑफ गुड्स मीन्स स्पेसिफिक गुड्स ओनली, ascertained goods only, ownership, subject matter। अब सेल ऑफ गुड्स में जो गुड्स का मतलब है वो होता है सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 212 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड स्टेट ऑफ गुड्स, कंडीशन ऑफ गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। अब जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसके सेक्शन 212 में गुड्स की क्वालिटी में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? तो उसमें गुड्स की कंडीशन को भी इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ गुड के स्टेट को भी इंक्लूड किया गया है। सो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So friends, in this way we have completed our 5th series of BRF यानी कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की MCQ टाइप क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, इन 5 सीरीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इन सीरीज़ को स्टडी कीजिए और इन सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन न्यू सब्जेक्ट एंड विथ न्यू सीरीज ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चंस in my upcoming videos. Till then, stay tuned, stay connected, keep watching and keep sharing. Thank you.